बात करके आवाज बहुत गंदा लग रहा है। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब इसका देखो शाब्दिक अर्थ देखेंगे आप। आवाज कहीं ज्यादा लग रहा है, कम कर देंगे आवाज। आवाज सही आ रही है ना? थोड़ा सा कम करो आवाज, आवाज कम करो। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अब सही है, अब सही लग रहा है। अब देखिए शाब्दिक अर्थ अगर देखते हैं तो क्या आएगा? लुक अ गिफ्ट हॉर्स, मतलब क्या हुआ? जो हॉर्स मुझे गिफ्ट में मिला है उसको देखना, और इन द माउथ, कहां पे देखना? माउथ में। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप हॉर्स के बारे में आप जैसे किताब बहुत पढ़ते होंगे या कुछ सुनते होंगे यार दोस्तों के बीच में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हॉर्स जवान है या बूढ़ा हो गया है, इसका खबर कैसे मिलता है? दांतों को देखकर हम पता करते हैं। तो स्वाभाविक है, आप अगर आप कोई गिफ्ट में हॉर्स मिला, उसके धन्यवाद देने के बजाय बोले मुंह खोलो इसका, दांत देखेंगे ये जवान है या फिर इसका जवानी जा चुका है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, बल्कि कोई गिफ्ट लेके आया, छोटा या बड़ा हो, आप उसको धन्यवाद देने के बजाय उस पर शक कर रहे हो कि बूढ़ा घोड़ा चिप के तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका क्या कर रहे हो आप? आलोचना कर रहे हो, एहसान फरामोशी दिखा रहे हो आप। तो टू बी अनग्रेटफुल टू समवन हु गिव्स यू समथिंग और क्रिटिसाइज, और टू क्रिटिसाइज, या तो आलोचना कर रहे हो या तो फिर आप एहसान फरामोशी दिखा रहे हो। तो टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। जैसे उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, गुलाब दिया, तो 10-15 गुलाब भी दे सकते थे, उसके साथ मिठाई भी दे सकते थे। अब मैं उनको बोलता कि साथ मिठाई लेके आते तो ज्यादा अच्छा लगता, एक की जगह 2-4-5 होता तो हम भी और किसी को पहुंचा देते। ये बोलने के बजाय हमने स्वीकार किया, धन्यवाद दिया उनको। अगर ऐसा नहीं करते तो सर बोलते सर यू आर लुकिंग अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। जीने लगा हूं, सही बात है। स्वीप अंडर द कारपेट, स्वीप अंडर द, आपने देखा होगा एक याद किया था हम लोग, कीप अंडर रैप, कीप अंडर रैप। और ये क्या है? स्वीप अंडर द कारपेट। स्वीप मतलब क्या होता है? झाड़ू लगाना। अंडर द कारपेट, ये नहीं कि झाड़ू के अंदर कारपेट लगा रहे हो, नहीं, बल्कि कुछ चीजें ना झाड़ू लगाकर आपने कारपेट के नीचे रख दिया। इसका मतलब आपने क्या किया? उसे छुपा दिया। वेरी सिंपल, स्वीप अंडर द कारपेट का मतलब हो गया छुपाना। ग्रीज द पाम, ग्रीज मतलब जानते हैं ग्रीजिंग जो करते हैं, ग्रीज जो आता है वो जो साइकिल वगैरह में बचपन में या फिर व्हील वगैरह में लगाते हैं हम लोग। तो ग्रीज द पाम, पाम मतलब हथेली, तो ग्रीज द पाम का मतलब क्या हो गया कि घूस देना। अब इसको रिलेट कैसे करोगे? तो भैया ये इस हाथ में जो फाइल आया है, ये फाइल यहां से वहां जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा? जब तक आप इसमें ग्रीजिंग नहीं होगी तब तक फाइल फिसलकर यहां से वहां नहीं जाएगा। इसका मतलब है क्या दो मुझे? घूस दो, रिश्वत दो, यानी ग्रीज द पाम। आवाज आ गई नहीं इधर? हाँ थोड़ा आवाज कम कर, आवाज कम कर, ज्यादा हो गया इधर। अच्छा, ये जो बताया था, ये यमहा का ये MG10 आया था, तो लगने वाला था, सुबह सुबह लग जाता, अभी तक लगा नहीं है वो। हाँ तो बात करके लगवाओ उसे। एक और इडियम है बियर द पाम, बियर द पाम। हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ग्रीज द पाम, बियर द पाम। अब ग्रीज द पाम का मतलब हो गया रिश्वत देना, और बियर द पाम का मतलब क्या होता है? बियर मतलब BEAR, बियर द पाम, इसका मतलब होता है विजेता बनना, टू बिकम विक्टोरियस। अब देखो बियर का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है नहीं होता है? और पाम मतलब हथेली। जो भी बच्चा अपने माँ बाप, अपने टीचर के हथेली को अपने गाल पे क्या कर लिया? बर्दाश्त कर लिया, वो क्या बन गया? वो विजेता बन गया। बचपन में मम्मी पापा नहीं पीटते तो शायद हम लोग सीधा नहीं हो पाते। और जिसकी जितनी पिटाई होती है ना, वो उतना ही उसमें क्या आता है? निखार आता है। मुझे याद है कि गांव देहात में क्या होता था कि मास्टर जी बीच में बैठे हैं और नीचे सब कट्टा लेकर आया, क्या कहते हैं जो बोरा वगैरह, बोरा बोरी जो होता है, सब बैठा है, उसी पे अपना बैठा मास्टर जी हैं। कभी कभी ध्यान इधर भी चला गया, कुछ पेन में कुछ कर रहे हैं, शरारती कर रहे हैं, मास्टर जी झन्नाटेदार थप्पड़ लगाए, और थप्पड़ लगने के बाद बिल्कुल दिमाग इधर उधर जा रहा था, शांत हो गया, और कुछ सिखा रहे थे, मैथमेटिक्स की बातें बता रहे थे, जो नहीं समझ में आ रहा था इससे पहले दनादन समझ में आने लगा। तो थप्पड़ भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन आज के डेट में आप थप्पड़ लगाइए कि पता चलेगा उठा लिया गया आपको बाजार से। तो बियर द पाम का मतलब होता है, बियर द पाम का मतलब होता है विजेता बनना, टू बिकम विक्टोरियस, एंड ग्रीज द पाम रिश्वत देना, टू रोल आउट द रेड कारपेट, टू रोल आउट द रेड कारपेट, धूमधाम से स्वागत करना, टू रोल आउट द रेड कारपेट, टू रोल आउट द रेड कारपेट। रोल आउट का मतलब क्या होता है? कोई चीज रोल है उसको आउट कर दिया, बाहर कर दिया, मतलब बिछा देना आपने। और रेड कारपेट का मतलब लाल कालीन। अब लाल कालीन कब बिछाया जाता है? जब किसी का स्वागत किया जाता है, कुछ अच्छा करके घर पहुंचे हो, गांव पहुंचे हो, शहर पहुंचे हो, तो सारे लोग, सारा गांव, सारा शहर आपके लिए क्या करेंगे? एवरीबॉडी विल रोल आउट द रेड कारपेट फॉर यू। जैसे मनवीर गुज्जर बिग बॉस से आए थे, कई सारे लोग, कार, कोई ट्रैक्टर, कोई ट्रक, कोई कुछ, तो लेके पहुंचा था उनके स्वागत में। तो अभी मैं बात कहता हूं, आपको भी मेंटल इमेज बनाना है, बार बार अच्छी अच्छी बातों को दिमाग में सोचना है कि मैं भी कुछ ऐसा करके लौटने जा रहा हूं अपना गांव, कि सब लोग, पूरा परिवार, चाचा ताऊ और जो जितने लोग होते हैं आसपास के, सब आपके लिए क्या करें?
रोल आउट द रेड कारपेट, रोल आउट द रेड कारपेट, धूमधाम से आपका स्वागत हो। 40 विंग्स का मतलब, अब देखो 40 मतलब 40, विंग्स का मतलब विंग्स नहीं, WING, विंग तो हो गया जो खाते पीते हम लोग, लेग विंग्स दो या लील विंग्स दो, थोड़ा सा वो नहीं बात कर रहे हम। विंग्स, विंग्स का मतलब पलक होता है ना, ऐसे करते हैं, आंख मारना तो अलग ही होता है। लेकिन अभी चूंकि फरवरी का पाक महीना चल रहा है तो हर बात वहीं से गुजरेगा। देखिए सीटी तो ऐसे बजा रहे हैं कि बगल से कोई गुजर गया पकड़ के ले जाएगा कि अच्छा सीटी बजाते हैं इसको कंडक्टर बनाओ, इंस्पेक्टर बनने का सारा सपना धराम हो जाएगा। 40 विंग्स। अब स्वाभाविक है आपका भी सिलेक्शन हुआ है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हो, अपने टेबल पे बैठे हो और पलक झपका रहे हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितने बार, 40 बार। इसका मतलब वो क्या आ रही है, नींद आ रही है, अब झपकी ले रहे हो। जब आप 40 विंग्स लोगे तो आपका बॉस आएगा आपके पास और आपको क्या देकर जाएगा, पिंक स्लिप देके जाएगा। ये पिंक स्लिप आपको देकर जाएगा, ये लीजिए पिंक स्लिप, मतलब घर में जाइए और बैठ के लुगाई या अपने खसम के साथ क्या लीजिए, झपकी लीजिए। आप 40 बार क्या 400 बार झपकाइए जाके उधर, ये लीजिए पिंक स्लिप। पहले जमाने में जब भी किसी को हम जॉब से निकालते थे तो जो इन्वेलप होता था, इन्वेलप वो व्हाइट कलर का नहीं होता बल्कि पिंक कलर का, तो जैसे पिंक कलर का कुछ मिला तो समझ जाइए कि आपकी जॉब से छुट्टी हो गई है। तो पिंक स्लिप मतलब नौकरी चली जाना। अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो, अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो। हुडा जी और राणा जी ने लिखे भेजा है, इस सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, सभी श्रद्धालु मुन्ना और मुन्नी गुलाब के फूलों को चॉकलेट के साथ दान दे, कृपा जो रुकी हुई है आना शुरू हो जाएगा। सही बात, ज्ञान तो देते हैं लेकिन आप भी दे सकते थे चॉकलेट, लेकिन आपने सिर्फ गुलाब ही दिया। क्लास के बाद अगर हो सकता है तो दिलवा दीजिएगा। अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो। अफ्रेड का मतलब डरा हुआ और शैडो का मतलब परछाई। जब व्यक्ति को अपने परछाई से भी डर लगने लगे ना, समझ जाइए कि बहुत डरा हुआ है। अभी हमारे आसाराम जी, राम रहीम सब लोग जेल में हैं और अभी बहुत डरे हुए हैं। क्या जिंदगी थी जो हम इंस्पेक्टर बन के भी जिंदगी नहीं जी सकते हैं, वो जिंदगी, वो क्या क्या महल बनाए थे, गुफा बनाए थे न जाने, और एक ही झटके में मोदी जी ने सबका काम तमाम कर दिया। दे मस्ट बी अफ्रेड ऑफ देयर ओन शैडोज। अभी हनीप्रीत भी बेचारी अकेले भी हिंदुस्तान में भटक रही होगी, पापा तो जेल में है। ध्यान दीजिएगा, वॉश योर हैंड्स ऑफ। वॉश मतलब साफ करना, हैंड्स मतलब हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ साफ कर लेना। इसका मतलब आपने कुछ गलत काम किया है, आपके हाथ पे खून के धब्बे दाग लगे थे, लेकिन आपने क्या किया, उसे साफ कर लिया और कहा हुजूर हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है। हमारे राम रहीम आज जो कुछ किए और जिसकी वजह से जेल में है, सिर्फ राम रहीम ही नहीं किया होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें शामिल होंगे, लेकिन सबने अपना क्या किया, सबने अपना हाथ साफ कर लिया। एवरीबडी हैज वॉश्ड देयर हिज हैंड्स ऑफ ऑल हिज डक्स इन अ रो। डक्स मतलब क्या होता है, बत्तख। सारे बत्तख को एक रो में लाओ। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, बत्तख तो रो में होता है नहीं, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, सबको एक रो में रख रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, व्यवस्थित कर रहे हो। मतलब एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज करना। तो ऑल हिज डक्स इन अ रो, ऑल हिज डक्स इन अ रो, चीजों को व्यवस्थित करना। डॉक्टर द अकाउंट्स। अब देखो जैसे डॉग एक वर्ब भी है, जिस प्रकार हस्बैंड एक वर्ब भी है, जिस प्रकार फिश FISS वर्ब भी है, MIL के मिल्क मतलब दूध होता है, या दूध निकालना भी क्या होता है, मिल्क वर्ब भी है। उसी प्रकार डॉक्टर एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है मैनिपुलेट करना। पहली बार जब मैंने सुना था, जब ये 2001-2 की बात होगी, कुछ हुआ हो, घटना हुआ होगा, तो कहा गया था कि ये डॉक्टर्ड CD है, डॉक्टर्ड CD। तो डॉक्टर्ड CD मुझे नहीं समझ में आई, डॉक्टर मतलब डॉक्टर का CD होगा। कई साल बाद जब मैंने समझा, पहली बात तो अंग्रेजी सीखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, एक शब्द का एक अर्थ जान जाओ, यही सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे कॉमन शब्द के भी बड़े विचित्र अर्थ हैं। तो डॉक्टर है, बाद में जाके समझे डॉक्टर एक वर्ब भी है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका छेड़छाड़ करना मतलब होता है डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब होता है धोखाधड़ी। तो सारी डॉक्टर ने क्या किया, कलर के साथ मिलकर अकाउंट्स के साथ क्या किया, धोखाधड़ी किया, मैनिपुलेट किया। डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब होता है, जैसे हर कंपनी में क्या किया जाता होगा, अकाउंट्स को कमाते होंगे करोड़ों और दिखाते हैं लाखों। ये क्या करते हैं, दे डॉक्टर द अकाउंट्स, अकाउंट्स के साथ धोखाधड़ी करते हैं। बात करते हैं ईडीएम की, यह है ड्यूट। ड्यूट का मतलब क्या होता है, युगल जीत। हमारे हुडा जी का सिलेक्शन हुआ, इंस्पेक्टर बने, पहुंचे मुंबई, वहां पे एक हुडी मिल गई,
अब हुडा हुडी इकट्ठे बैठे रहते, ड्यूटी कम करते और ड्यूटी ज्यादा सुनाते। ज्यादा ड्यूटी करने के बजाय वो ड्यूटी ज्यादा सुनाते। बॉस आया और बॉस ने क्या दे दिया? पिंक स्लिप, जाओ हुडा और हुडी उड़ाओ गुडी। ये है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब आंख रोग विशेषज्ञ, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। आफत मोल ले लिया तुमने, आफत मोल ले लिया तुमने, किससे? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से। अब तुम्हारी आंखों की रोशनी कभी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट था, उसी से तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट कर आती। लेकिन तुम उससे पंगा लेकर आए हो, आफत मोल लेकर आए हो। एक्वेरियम, वेरी सिंपल वर्ड। एक्वेरियम का मतलब मछली घर। एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वेरियम। टाटर का मतलब होता है चिड़चिड़ा मनुष्य। टाटर, 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 टाटर। टाटर एक इडियम के साथ भी इस्तेमाल होता है। कैच अ टाटर मतलब शेर को सवा शेर मिलना, कैच अ टाटर। और टाटर का मतलब होता है चिड़चिड़ा कोई व्यक्ति जो हर बात पे टर 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 करे। समझिए तुम टर टर करने वाले क्या हो? टाटर, टाटर, टाटर। शॉर्ट टेम्पर। कितना वक्त लगेगा नहीं उधर से? एंड ये स्ट्राइसिज्म, एक शब्द आप जानते होंगे, स्ट्राइक, उदासीन। स्ट्राइक का मतलब होता है जो न दुख में दुखी न सुख में सुखी, जो हो रहा है उसको देख रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो भी देख रहा, धोनी की तरह। समय, जैसे मैं समय हूं, ये कभी समझ में नहीं आया मुझे। जब महाभारत देखते थे तो सबसे पहले वही आता था, मैं समय हूं। ये कभी समझ, महाभारत में बहुत सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन ये समय वाली बात समझ में नहीं, अभी समझ में आया कुछ साल पहले कि समय क्या है। जो कुछ है सब समय ही है। इंसान आया और गया, समय कल भी था, समय आज भी है और समय कल भी रहेगा। लेकिन कल आप नहीं रहेंगे, कल हम नहीं रहेंगे, कल सब कुछ मुखर्जी नगर नहीं रहेगा, ये धरती नहीं रहेगी। कोई आएगा सुनामी और धरती ब्लैक होल में चला जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन मैं समय हूं, ये हमेशा रहेगा। बड़ी कभी कभी आप सोचो, अकेलापन में इंसान भी अकेला नहीं, मोह माया फंसा हुआ है। अदरवाइज सब सन्यासी बन जाए कि जब पता चले उसको, जब बुद्ध बन गए सन्यासी, तो फिर समझ में आया कि इतना सुबह से लेकर शाम तक। इनफैक्ट मैं ये समझता हूं कि अगर मुन्नी को पिछले जन्म में ले जाया जाए तो बहुत सारी शुद्धता दृष्टि में आ जाएगी। बहुत सारी बातों को लेकर शरीर में, मन में जो उलझन है वो सब निपट जाएगा कि पिछले साल तो यही कर रहे थे, पिछले साल तो यही आपाधापी, यही भागम भाग, यही एसएससी, वही कोचिंग सेंटर, वही प्यार मोहब्बत, वही रोज डे, सब कुछ वही था। पिछले साल भी वही किए जो इस साल के पागल हैं करने के लिए, और ये साल भी ऐसे करके निकल जाएगा। फिर अगला साल जब आएगा, अगला जन्म मिलेगा तो फिर चीजें वही होता रहेगा। फिर जब एक बात समझ में आ जाएगा कि हर जन्म में तो यही हो रहा है, तो इस जन्म में कुछ नया किया जाए। लेकिन शायद ये संभावना, व्यासाराम जैसे लोग थे जो पीछे ले जाते और फिर बताते कि पिछले जन्म में हम लोग थे क्या, लेकिन है नहीं। अदरवाइज कोई हमको आपको ले जाए तो बहुत उलझने लाइफ की खत्म हो जाए, इतना कि हमसे हो नहीं पा रहा है, पता है इंस्पेक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, सब उलझने खत्म हो जाओगे और आपके अंदर एक चीज बच जाएगा शेष, उसे कहेंगे हम क्या? स्टोइसिज्म। न दुख में दुखी न सुख में सुखी। आप सब विटनेस करो, देख रहे हो क्या आपकी नजरों के सामने हो रहा है। सारा स्टॉक सीज हो गया, सारा स्टॉक सीज हो गया, उसके बावजूद भी उसके अंदर अभी बचा हुआ है क्या? स्टोइसिज्म, आत्म संयम। और यह एपिसाइड, 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 एपिसाइड। आप जब भी साइड में जाते हो दो चार मधुमक्खियों को टपका कर आते हो, यह है एपिसाइड। एक था सरोरी साइड, सरोरी साइड मतलब बहन की हत्या, सरोरी साइड बहन की हत्या, और एपिसाइड मधुमक्खी की हत्या। एंड थियोफोबिया, थी मतलब होता है गॉड, थीस्ट का मतलब आस्तिक, और अथिस्ट का मतलब नास्तिक। एंड फोबिया जानते हैं, बहुत सारे फोबिया हैं। फोबिया मतलब होता है डर, तो थियोफोबिया भगवान का भय, फियर ऑफ रिलीजन और गॉड्स। एंड ये है ईव्स ड्रॉपर, ईव्स ड्रॉपर, छिपकर बातें सुनने वाला, ईव्स ड्रॉपर। ईव जो ऊपर से ड्रॉप हुआ है वो छुपकर हमारी बात सुना। छत पे कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग ऐसे सर लटका के, छत का जो निकला होता है छज्जा, ऐसे लटका के देखते कौन क्या बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे शब्द हमने याद किया, हमारी बचपन की बातें याद आ गई। ईव्स ड्रॉपर, ईव जो ऊपर से ड्रॉप हुआ है वही सबकी बात छुपकर सुन रहा था। ईव्स ड्रॉपर, ईव्स ड्रॉपर, ईव्स ड्रॉपर। यह है पेशल, रीजनिंग में बहुत इस्तेमाल किया हुआ है ये शब्द पेशल। पेशल का मतलब होता है मूसली, ये जो आप देखते होंगे, अदरक नहीं, अरे गेहूं धान जो कुटते थे। मुझे याद है बचपन में मेरी मम्मी वैसे साड़ी को बांधती थी कमर में, और एक चाची उधर होती थी और मम्मी इधर, और दोनों गेहूं को मुसल जिसे बोलते हैं, मुसल मुसली। और एक मूवी भी देखा, मूवी देखा नहीं, मूवी का ऐसे गीत ऐड के फॉर्म में दिखा, गुलाब गेंदा फूल ऐसे ऐसे कर रही है दिल्ली 6 करके, ससुराल गेंदा फूल। तो उसमें भी जो इस्तेमाल करती है वो क्या है, वो पेशल ही है। क्या है? पेशल।
हम लोग इतने हिम्मत वाले हैं ना कि बिना पिस्टल के ही कई लोगों काम तमाम कर देंगे, बस हमारे हाथ में होना चाहिए पेशल पेशल पेशल। और एक है मोटार। मोटार का मतलब वो होता है जिसमें हम गेहूं रखते हैं, रख के अरे उखला उखला में से डाल दियो तो उखर, ये है मोटार मोटार मोटार। 1 मिनट का वक्त दूंगा मैं आपका, पानी दे दो। जी बोलना, बाकी चीज़ें भर देंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गया। फोटोग्राफ इसे गिना नहीं चाहिए, बस ये चेक भिजवाना है, चलो ठीक है। और यह है फ्लोटिला। फ्लोटिला का मतलब होता है, देखिए जहाजों का जो बेड़ा होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम, फ्लोटिला। एक छोटे छोटे जहाजों का बेड़ा होता है। आपने मूवी देखा होगा बाहुबली, मैंने देखा है, जो देखा मैं बताऊंगा, जो नहीं देखा है उसके बारे में आपको विश्वास करना पड़ेगा। जितना मैं बोल रहा हूँ, बाहुबली मैंने देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है मैंने। बाहुबली 1, और तो याद नहीं आ रहा कि 1 है या 2 है, जिसमें कुछ इसके साथ बात होती है कि मामा वो देखो दो एक मतलब एक दो चीरा चिड़ी आपस में, तो क्या कहना चाहेंगे। मामा भी सही है अपनी जगह। मामा मैंने कहा ना कि अब जो चीज आप इस उम्र में फील कर सकते हो, एहसास कर सकते हो, आप उस उम्र में नहीं कर सकते हो। तो इस उम्र में जितने भी एहसास हैं भरपूर जियो, क्योंकि एक भी छूट गया तो छूट गया हमेशा के लिए। फिर रात में आप कितना भी कोशिश करो, आप कितना भी कोशिश करो वो मिलने वाला। तो देखो एक चिड़ी को देखकर मामा क्या सोच रहा है, ऐसा करता है कि दोनों को भून के और नमक मिर्च लगा के, तो वो सही सोच रहा है। अब उसके अंदर यही केमिकल लोचा हो रहा है जो देख रहा है वो। लेकिन एक उम्र है बाहुबली का, आप लोग की जैसा, बिल्कुल आपसे छोटा ही होगा, नौजवान, बिल्कुल हर चीज उसके रक्त में बिल्कुल बह रहा होता है। अब वो देखा क्या, अब वो कुछ और सोचा है। उसी बात के बाद एक गाना शुरू होता है जिसमें समंदर होता है, तो उसमें जो दिखाता है उसे हम फ्लीट नहीं कहेंगे। फ्लीट तो जहाजों का, बड़े बड़े जहाजों का जो बेड़ा होता है ना, उसे फ्लीट कहते हैं। और ये क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ बोट्स और स्मॉल शिप सेलिंग टुगेदर। 15, 20, 50 बोट्स छोटे छोटे जो चल रहे होते हैं इकट्ठे, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिला। फ्लोटिला। फल हम उस टीला से लाएंगे, फल हम उस टीला से लाएंगे, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्लोटिला 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 फ्लोटिला। ऐसे ही करके थोड़ा सा चित्त को स्थिर करके, मन को शांत करके, इडियम हो, वन वर्ड हो, इन सबको आपको थोड़ा सा फोकस की जरूरत है, बस फोकस की जरूरत है। आप कोई ना कोई तरकीब ढूंढ लोगे, और जब लोग डिक्शनरी याद कर लेते हैं तो आपको 2000-5000 शब्द ही याद करना है। टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब आलोचना करना। स्वीप अंडर द कारपेट, छिपाना। ग्रीस द पाम, रिश्वत देना। टू रोल आउट द रेड कारपेट, धूमधाम से स्वागत करना। 40 विंग्स, झपकी लेना। पिंक स्लिप, नौकरी चली जाना। अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो, वॉश योर हैंड्स ऑफ, पहला धारणा। ऑल हिज डक्स इन अ रो, चीजों को व्यवस्थित करना। डॉक्टर द अकाउंट्स, धोखाधड़ी करना। ड्यूज, जुगल, जैसे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के साथ काफी गीतें बनी हैं, इकट्ठे साथ साथ दोनों का है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के बीच में काफी गीतें बनी हैं, उसे ड्यूट कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंख रोग का विशेषज्ञ। एक्वेरियम, टाटर, चिड़चिड़ा मनुष्य। स्टोइसिज्म, आत्म संयम। फ्लोटिला, पेशल, इव्सड्रॉपर, थियोफोबिया, एपिसाइड। बहुत अच्छी बात है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, चैप्टर शुरू होगा। काफ़ी क्लासेज हो चुकी है इंट्रोडक्शन की। किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर जो होता है ना, इन्हीं 5 चीजों में समाया हुआ है। इन्हीं 5 चीजों, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो जापानीज हो या फिर स्पेनिश हो या इंग्लिश हो, इन्हीं 5 चीजों में। छप गया? छप गो। अब देखेंगे ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या होता है। वर्ण विचार। क्लास के बाद इसको सही करवाना, बात बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, क्लास में सही करवाना इसे। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, जिसमें हम वर्ण मतलब अक्षर की बात करते हैं। वर्ण कैसे बना, क्या है, नहीं है, वर्ण से कैसे शब्द बनेंगे। और एटिमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, शब्द के बारे में। विचार मतलब उसमें चिंतन मंथन क्या है, नहीं है, शब्द विचार। सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। एक सेंटेंस बनेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, वो हम किसमें डिस्कस करते हैं, सिंटेक्स में करते हैं। और उसके बाद आता है पंक्चुएशन, जिसे हम क्या कहते हैं, जो चिन्ह होता है कि कॉलम, कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन, ब्रैकेट, ये जितनी चीजें होती है वो सब हम पंक्चुएशन में डिस्कस करते हैं। जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहाँ पे होता है, कविता में। और इसमें क्या कहते हैं, जो हमारे एग्जाम की बात करें हम, तो ये जो आता है 100 नंबर का एग्जाम जो होता है इंग्लिश का, स्टेनोग्राफर में भी पंक्चुएशन की बहुत जरूरत होती है। एंड प्रोसोडी का मतलब होता है छंद विचार। प्रोसोडी में क्या होता है कि ये गीत, संगीत, कविता, कहानी के लिए एक अलग प्रकार का ग्रामर समझिए, जिसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जाना पढ़ाया जाता है कि कब किसी चीज को, जैसे एलिट्रेशन हो गया, एलिट्रेशन वगैरह जो हम बात करते हैं, ये सब फिगर ऑफ स्पीच में है। रेटोरिक किसी को बना, राइमिंग क्रिएट करना है। कविता वगैरह में मीटर होता है, इतना मीटर का, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, उस जितनी चीजें होती है वो हम प्रोसोडी। तो ये प्रोसोडी सीमित है गीत, संगीत, कविता, कहानी तक। हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं किससे, सिंटेक्स से, वाक्य विचार, जो जिसके अंदर पाया जाएगा कौन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट। सिंटेक्स कंप्यूटर में भी होता है, वहां भी स्टेटमेंट का अरेंजमेंट होता है। और सिंटेक्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। सिंटेक्स में हम 2 चीजों को अध्ययन करते हैं। सबसे पहला, हम इसको हम ऐसे कहें, कंकर्ड, जिसको हम अग्रीमेंट के रूप में भी जानते हैं। और हम यहां पे लिखेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पढ़ते हैं। और एक होता है हमारा गवर्नमेंट, GOVRNMENT, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट होता है, इसमें भी टेंस, नरेशन, वॉइस, जैसे
हमारा अपना गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का अपना एक हायरार्की है, अपना बहुत सारी चीजें कि होम मिनिस्टर क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, कैबिनेट मिनिस्टर क्या करेगा। उसी प्रकार गवर्नमेंट में भी है, गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, टाइम एंड टेंस, नरेशन, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट में आ जाती है। सिंटेक्स, वाक्य विचार जब करते हैं तो वाक्य दो चीजों पे विचार आता है। सबसे पहले आता है कंकर्ड और उसके बाद उसके अंदर का रचना, बनावट, कौन सा शब्द आएगा। ईजेएमआर आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, जो मैंने बताया आपको। ईजेएमआर के बाद वर्ब आईएनजी आएगा, ईजेएमआर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ये सब हम गवर्नमेंट के तहत करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसे कंकर्ड के रूप में जानते हैं हम। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट शुरुआत में पढ़ाने का मतलब यह भी होता है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत ही इजी चैप्टर है। और इजी के बाद इससे दो चैप्टर ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, जिससे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, मैक्सिमम सवाल आते हैं। और ये समझना भी दोनों बहुत ही आसान है। वर्ब आईएनजी आएगा, ईजेएमआर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ये सब हम गवर्नमेंट के तहत करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसे कंकर्ड के रूप में जानते हैं हम। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट शुरुआत में पढ़ाने का मतलब यह भी होता है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत ही इजी चैप्टर है। और इजी के बाद इससे दो चैप्टर ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, जिससे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, मैक्सिमम सवाल आते हैं। और ये समझना भी दोनों बहुत ही आसान है। और जब ये समझ लेते हो तो कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई हो जाता है कि जो आने वाली चीजें थोड़ा डिफिकल्ट भी है तो कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि हम उसको ऐसे ही समझ लेते हैं। क्योंकि सब इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, योर परसेप्शन, कि आप अगर आप पॉजिटिव हैं कि मैं तो कर ही सकता हूं तो आप कर लोगे। और मन में भय कि नहीं मुझसे ना हो पाएगा तो फिर आसान होने के बावजूद भी हम नहीं कर पाते हैं। हम सब साइकिल चलाते थे तो क्या होता था, साइकिल चलाने से कोई डिफिकल्ट काम नहीं था, डिफिकल्ट काम था अपने मन को मनाना, राजी करना। मन में भय रहता था कि मैं तो गिर जाऊंगा। और अक्सर एक हमारे दादाजी थे पड़ोस में, जो बहुत सारे, जो जितने भी छोटे लोग होते हैं, मतलब छोटे क्या, अधेड़ उम्र वाले, सब आपके क्या बन जाते हैं, दादाजी। तो वो उधर से आ रहे थे और मैं साइकिल ऐसे खेत से थोड़ा सा सड़क पे चढ़ा रहा था, तो थोड़ा सा बन जाता है, ऐसे गैप बन जाता है ना सड़क पे, वैसे चढ़ाया, सामने से आ रहे हैं और मुझे मन में आ रहा है कि मैं तो धक्का मार ही दूंगा इन्हें। और ऐसे लग रहा है, और देखिए धक्का मार दूंगा, मेरे मन में आ रहा है, और आ ही नहीं रहा है, बल्कि ये भी पता चल गया कि ये साइकिल का चक्का कहाँ जाने वाला है। उनके धोती में ही मैं देख पा रहा हूं और कहीं नहीं दिख रहा है कि अब ये चक्का है ना वहीं पे जाएगा। और यकीन मानिए वो दृश्य आज भी याद है, जो मैंने कहा डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, तो हमारे घर के बगल में, तो उनका बहुत बड़ा घर है और बहुत बड़ा बाउंड्री भी है, तो बाउंड्री के बगल में ही उस सड़क थी, साथ साथ चल रही थी। हमें लगा उधर नहीं जाएगा, उधर भी जा सकते थे, उधर चोट लगेगा, इधर तो खेत है, गिर जाएंगे। और जाते धोती में साइकिल घुस गया पूरा एकदम, और मैं गिरा। उसके बाद डंडा उनके पास था, वहां भी पिटाई हुई, और फिर पापा को ही बताएं, वहां भी पिटाई। तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं बचा लूंगा, मेरे मन में यही आया कि ये तो आज तो साइकिल गया आज। तो ये भय होता है, भय। और धीरे धीरे भय खत्म, चीजें बिल्कुल, एक बार आप जेल चले गए तो फिर आप बिंदास, फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो देख लेंगे, भय खत्म हो गया। और जब तो जेल नहीं गया तब तो डर बना रहता है।
भिजवा रहे हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और जब भी हम सेंटेंस में एरर ढूंढते हैं ना, जब भी हम सेंटेंस में एरर ढूंढते हैं तो सबसे पहला हमारा एरर ढूंढने का सबसे पहला जो नजरिया होना चाहिए वो किसके जरिए होना चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले हम यही देखेंगे और यही देखना भी चाहिए। इसलिए इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है और बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से। तो क्या आपको लगता है कि मुझे सब्जेक्ट के बारे में फिर से आपको कुछ बताने की जरूरत है? नहीं है। देखिए अभी मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि मैंने सेंटेंस में ये क्या हो रहा है, थैंक गॉड ये ऐसा ही कुछ लिख रहा है, कुछ और लिख दिया। सब्जेक्ट ऐसे ही सही है, वायरस आ गया, सही कह रहे हैं। सब्जेक्ट, अब देखिएगा जो नए बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा, हमने ऐप पे डाल रखा है, उस पेज को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बाकी फिर भी रिवाइज करता हूं, फिर भी दिक्कत है जरूर पूछेगा कि सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, बताइए आप सब लोग। बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? उद्देश्य। हम सब्जेक्ट को क्या समझते थे पहले? कर्ता। तो क्या आपको लगता है कि वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता होता है? नहीं। सब्जेक्ट का हिंदी उद्देश्य होता है, सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता नहीं होता है। सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने आपको? बहुत ही सुंदर, जिसके लिए, देखिए सुनना मेरे शब्दों में, समझना अपने शब्दों में। बचपन में कहा जाता था अपने शब्दों में लिखो, मतलब मैंने तुम्हें एक विचार दिया, उस विचार को समझो और जितना तुम्हारे अंदर अपनी खुद की वोकैबुलरी है ना, उसका इस्तेमाल करके उसको एक्सप्रेस करो। ये बहुत दिन बाद समझ में आया, बच्चों ने बात नहीं समझ में आया। अपने शब्दों में क्या लिखोगे? जो पढ़ाए हो तुम, औरंगजेब के बारे में जो बताए हो, हुमायूं के बारे में जो बताए, वही लिखेंगे ना? नहीं, अपने शब्दों में लिखिए। कहने का मतलब समझिए, सुनिए मुझे कि मैं जो बता रहा हूं, लेकिन जब समझने की बात आई ना तो उसको अपने शब्दों में समझा लीजिए अपने आप को, ताकि ये हमेशा के लिए आपका हो जाए। सब्जेक्ट वाक्य का वो भाग होता है, सब्जेक्ट वाक्य का वो भाग होता है जिसके लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, हु आर यू, हु आर। तो बताइए यहां पे सब्जेक्ट कौन है? यू है, क्योंकि आर किसके लिए लिखा आपने? यू के लिए लिखा। तो दो बातें तो समझ में, एक बात समझ में आ गई कि सब्जेक्ट वाक्य का वो पार्ट होगा जिसके लिए आप क्या लिखोगे, इसीलिए तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट को कलाम साहब हम कर्ता नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट एक पद है, इस पद पे कभी कर्ता तो कभी कर्म। जैसे प्रेसिडेंट एक पद है जिसपे कभी प्रतिभा तो कभी प्रणब जी, कभी प्रतिभा तो कभी राम कोविंद जी हैं। उसी प्रकार सब्जेक्ट के स्थान पे कभी कर्ता तो कभी, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे कौन बैठता है? कर्ता, डूअर। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, इसके स्थान पे कौन बैठ जाता है? डूअर, कर्ता बैठ जाता है। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे कौन बैठ जाता है? ऑब्जेक्ट बैठ जाता है। बिल्कुल क्लियर है, बता चुके हैं आपको। फिर हमने ये भी बताया कि सब्जेक्ट का स्थान बताइए क्या होगा? सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन अ, सब्जेक्ट को सेंटेंस में हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? शुरुआत में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है और अंत में ही आ सकता है। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहां पे सब्जेक्ट कौन? यू। कहां पे है ये है शुरुआत, बिगिनिंग में आ गया। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, बीच में आएगा। व्हाट तो सब्जेक्ट नहीं है ना, कौन सब्जेक्ट है? यू, क्योंकि आर किसके लिए आया है? यू के लिए। यू बन गया इस वाक्य का सब्जेक्ट जो मिडिल में है। आई एम नॉट अ थीफ, आई एम नॉट अ थीफ, कॉमा नीदर
आर यू, नीदर आर यू, मैं थीफ नहीं और तुम भी नहीं। तो नीदर आर यू में सब्जेक्ट कौन? यू। शुरुआत या अंत में? अंत में आ गया ना। हु आर यू, शुरुआत या अंत में? तो ये कहीं भी आ सकता है, शुरुआत में भी और अंत में भी। अब बात ये आती है कि मास्टर जी सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट तो बता दिया, सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा कौन? 8 ही शब्द आएंगे ना, 8 ही, क्योंकि सेंटेंस किससे बना है? शब्द से बना, 8 शब्दों से मिलकर बना है। और 8 शब्दों में वहां पे एक सब्जेक्ट का स्थान है, उसमें 8 शब्द आ सकते हैं क्या? नहीं। तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, द प्लस एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आईएनजी आएगा, टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, नाउन क्लाउज आएगा, नाउन फ्रेज आएगा, ये सब बन सकते हैं क्या? सब्जेक्ट। और मैंने कहा था आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देगी और सीखना आसान हो जाएगा, और फिर 50 में 50 और 200 में 200 आएगा। सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, कभी नहीं हो सकता। ये आपका एक्टिव पैसिव में बहुत आपको हेल्प करेगी कि जो बराबर लग गया ना उसका कभी पैसिव नहीं बन सकता है। फिर दूसरी बात, जो सब्जेक्ट बन सकता है, जो शब्द या शब्द समूह या उपवाक्य या वाक्य जो सब्जेक्ट बन सकता है, क्या वो ऑब्जेक्ट बन सकता है? यस। मैंने कहा था ना, जो सब्जेक्ट बन सकता है वो सब ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। नाउन बन सकता है ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन बन सकता है ऑब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द प्लस एडजेक्टिव, नाउन क्लाउज, नाउन फ्रेज, क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट में, सब क्या बन सकते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब जो नाउन, जो सब्जेक्ट बनेगा शब्द, वही बन सकता है ऑब्जेक्ट, 100% बन सकता है। तभी तो देखो जो सब्जेक्ट बना हुआ है वो कभी कभी बाई प्लस डूअर आ जाता है, और वही बाई प्लस डूअर को हम लोग क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों शब्द बन सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बताया गया आपको? नहीं, सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन दिया था मैंने आपको। 3 ही बातें बताई थी, सब्जेक्ट का डेफिनेशन, सब्जेक्ट का पोजीशन, और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। एक चीज मैंने बताई थी वो कैब के ध्यान से, कि सब्जेक्ट का हिंदी मत समझना कि सिर्फ विषय ही होता है। नाउन के रूप में कभी विषय बन के आता है, कभी विषय वस्तु बन के आता है, या किसी वर्क ऑफ आर्ट का या कोई पेंटिंग का भी वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये सब्जेक्ट के अर्थ होते हैं। सब्जेक्ट के एडजेक्टिव भी है, जिसका मतलब अधीन होना होता है, जिसका मतलब डिपेंड करना होता है, आश्रित होना होता है। सब्जेक्ट एक वर्ब भी है, वर्ड के रूप में, सब्जेक्ट एज अ वर्ड के रूप में। सब्जेक्ट एक वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है परास्त कर देना, पराजित करना, या किसी को दुख दर्द का पात्र बना देना। पेज मिला कि नहीं मिला आप सब लोगों को? सब्जेक्ट वाली जो पेज है, 8-10 पेज में, तो इसमें ऐप में असंभव हो ही नहीं सकता है। मिला है ना? देखिए इन्होंने प्रिंट आउट निकाला है, बहुत ही सुंदर। और आज के डेट में क्या है, इतने पैसे तो आप लोग खर्च करते ही करते हैं। देखिए काफी पेज है, बहुत ही सुंदर, 8 पेज, 9, 10, 11 पेज ये मिला है। अब आप लोग, चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो रही है हमारे देश की, तो एक कम से कम आप लोगों के पास एक प्रिंटर भी होना। मोबाइल भले ही 10,000 का हो, 5,000 का हो, लेकिन प्रिंटर बहुत सस्ता मिल जाता है, 8,000 9,000 मिलता है। और ये सब जो इन्वेस्टमेंट है कभी बेकार, मैं जानता हूं कि 8,000 रुपये कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप 10,000 फी दे सकते हो ना, तो फी दे रहे हो तो कम से कम व्यवस्था घर में तो बना के रखो कि आप इसका मैक्सिमाइजेशन कर सकते हो, मैक्सिमम यूज कर सकते हो। तो एक प्रिंटर भी जरूरी है। कर्ज ले लो दोस्त से, जो हर व्यक्ति का इकोनॉमी पॉकेट वैसा नहीं होता है। बंटवा रहा हूं। लेकिन जो जितना मेहनत करेगा, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे ना आप अपने एजुकेशन में, रिटर्न्स उतना ही ज्यादा आएगा, 100%। कपड़ा भले ही सस्ता पहन लो, मैंने कहा ना, जब दिल्ली में आया मैंने अपने कपड़े पे बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट था, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था मुझे मेरी किताबों में। और किताबों में जितना मैंने इन्वेस्ट किया, उससे हजारों करोड़ों गुना हमने, किताब ने मुझे क्या किया, लौटा दिया है। तो मैं बार कहता हूं, जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी हमेशा लौटाती है। लाइफ इज एन इको, जितना जिंदगी दोगे उतना ही लौट कर आएगा। तो ये सब्जेक्ट के बाबत बातें थी। आप उस पेज को, जो नए बच्चे हैं आज के लिए, उस पेज को जरूर आप उसे प्रिंट आउट के जरिए, या जो जिनके यार दोस्त है फोटो कॉपी करवा लीजिए, या ऐप में ही आप पढ़ लीजिए उसे। अब सब्जेक्ट के बाद बारी किसकी आती है?
वर्ब की। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? ये तो मैंने आपको बता ही रखा है ना कि वर्ब किसको कहते हैं? डूइंग और स्टेट वर्ड विच कैन कंबाइन विद द। तो वर्ब को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट सब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करना मैंने सिखाया आपको। व्हाट प्लस वर्ब और हुम प्लस वर्ब। व्हाट प्लस वर्ब और हुम प्लस वर्ब। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। हु इज प्लेइंग क्रिकेट? तो राम क्या बन गया? डांसिंग इज माई हॉबी। व्हाट इज माई हॉबी? डांसिंग क्या बन गया? तो व्हाट प्लस वर्ब और हुम प्लस वर्ब बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और हमने प्रिंट आउट भी दिया था आपको। अब बात करते हैं वर्ब। वर्ब को ही पहचाना मैंने सिखा दिया इंट्रोडक्टरी क्लास में कि वर्ब को कैसे पहचानते हैं। बात करते हैं वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन है प्रकार बताएं? क्या बात है मुन्नी, बहुत ही सुंदर। मुन्नी कह रही है ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब। लेकिन मुन्नी आज चूंकि रोज डे है तो थोड़ा सा डिफरेंटली हमें चीजों को समझना चाहिए। आज हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर के मुताबिक सिंगुलर वर्ब और प्लूरल दो प्रकार के वर्ब होंगे। एक वर्ब होगा सिंगुलर जो अकेला होगा और रोज उसके पास बेशुमार होगा लेकिन कोई है नहीं जिसको वो दे सके। और एक है प्लूरल जिसके पास लोग तो बेशुमार है लेकिन रोज ही नहीं है। सही बात। इस दुनिया में वाकई में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। सिंगुलर वर्ब देखेंगे। बताइए इज कौन सा वर्ब है? वॉज, डज, इज, वॉज, डज और हैज। ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, ये भी क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। उसके बाद हमारे पास है कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब। आर, वर, डू, हैव, ये हो गया प्लूरल। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वर्ब के बारे में ये वेरी इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यही दो चीज आपको ध्यान में रखना, कौन वर्ब सिंगुलर है और कौन वर्ब प्लूरल है। नोट में आपको लिखना है डू हो या डज हो या डिड हो या फिर मॉडल्स हो। दे कांट बी मेड सिंगुलर और प्लूरल। और एक और चीज ध्यान में रखना है, एम किसके लिए आई है? यस, एम बस सिर्फ आई के लिए और किसी और से इसका संबंध नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आई के लिए आएगा एम, कभी ही एम नहीं आएगा। पटना में लगता है कि एक और हॉल लेना पड़ेगा, खचाखच बच्चे भर रहे हैं। जो नए बच्चे होंगे प्लीज हमारे ऐप में 20 तारीख का दिख रहा होगा, उसमें आप उस सब्जेक्ट वाली बात जरूर आप कीजिएगा। बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी सब्जेक्ट के बारे में। फिर भी नहीं समझ में आती है तो मैं तो हुई आपके साथ क्लास के बाद मिल सकते हैं, लेकिन आप जरूर इस पेज को कीजिए। 11 पेज है।
क्या करना? एक मिनट। हैड जो यहाँ पे मिसिंग था, डू डज डिड और हैड भी लिख लीजिएगा आप। बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। डज कहाँ नीचे लगा? अच्छा, वही लग रहा था मुझे कि 3 ही थे, ये 4 कैसे आ गया? इतने दिनों बाद ये शुरू हो रहा है ना, तो स्वाभाविक है। डू डिड और हैड, और ये है सिर्फ मॉडल्स। एक बार फिर से चेंजेस किए गए हैं, आप उसे चेंज कर लीजिएगा। डू डिड, डू क्यों लिख रहा हूं मैं फिर? क्या बात है। डिड है, हैड है और मॉड जो पास्ट फॉर्म हो गए है ना। और एक बार फिर से देख लेते हैं। डिड का डिड्स नहीं होगा, डू का तो डज हो जाएगा। हैड का हैड्स नहीं होगा और कैन का कैंस नहीं, यानी दे कांट बी मेड सिंगुलर और प्लूरल। बिल्कुल सही, अब सही हो चुका है जिन्होंने डज लिखा होगा। और इसी बहाने इसमें थोड़ा सा समय भी गुजरा और ये दिमाग भी चला गया होगा कि मास्टर गलत लिख दिया था और ये गलती से लिखा गया था। इतने समझदार तो आप लोग हैं ही। छप गया है सब? तो याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। इज, वॉज, डज, हैज सिंगुलर और आर, वर, डू हैव प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस हो गया सिंगुलर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस क्या बन गया? ये बन गया प्लूरल। और डिड, हैड और मॉडल्स दे कांट बी मेड सिंगुलर और इनका कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकता। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में किसी प्रकार का नुकसान करने वाले नहीं है। और एम हमेशा किसके लिए आएगी? आई के लिए। अब एक और चीज आपको बताऊं मैं आपको कि पोजीशन ऑफ वर्ब, वर्ब का पोजीशन क्या क्या हो सकता है, कहां कहां वर्ब पाया जाएगा। अक्सर ये सोचते हैं कि हमेशा दुल्हन दुल्हा के बगल में होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई और भी आ सकता है बीच में। क्या कह रहे हैं? पोजीशन ऑफ वर्ब, पोजीशन ऑफ अ वर्ब।
3 बातें जो पहले कहीं बताए नहीं थे आपको। और जिन भी बच्चों को लगता है कि बाप रे बाप मुझसे तो नहीं सीखा जाएगा इंग्लिश, वो सबसे पहले अपने सोच को बदले। स्थान बदलने से पहले, किसी दोस्त को बदलने से पहले, कुछ और बदलने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बदलना सोच को। क्या हम कर सकते हैं? डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। बाप रे, जब मुझ जैसा बुद्धू व्यक्ति जो 6th क्लास से अंग्रेजी पढ़ा है, वो अंग्रेजी जब पढ़ सकता है, सिखा सकता है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं सीख सकते? बस ये है कि आपके अंदर सीखने की क्या होनी चाहिए? ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और इच्छा है तो अभी देखा ना हमने कहीं और, मैंने सुना अभी कि 38 किलोमीटर लंबा कोई फिर से दशरथ माझी के तर्ज पे फिर से किसी ने कोई रोड बना दिया है पहाड़ों को काट के। इच्छा शक्ति, बस व्हील पावर होना चाहिए। मोदी जी के अंदर व्हील पावर था। देखिए बीजेपी कुछ नहीं थी कुछ समय पहले, आज देखिए जहां जाइए वहीं बीजेपी। इच्छा पावर, व्हील पावर। केजरीवाल क्या थे? IRS ऑफिसर थे, आज देखिए सीएम बने हैं। और दिन दूर नहीं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं वो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब इट्स ऑल अबाउट योर व्हील पावर, सब आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। आप चाहते क्या अपने बारे में? देखिए, इट कैन बी यूज्ड आफ्टर द, इट कैन बी यूज्ड बिफोर द, और देयर मे बी अ वर्ड, फ्रेज और क्लाउज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द। सबसे ज्यादा दर्द कहां मिलता है? ये जो सी पॉइंट है, इसी में। क्योंकि जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब कोई शब्द आ जाता है तो समझ में फिर नहीं आता है कि वर्ब किसके लिए आया है। लेकिन यह ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट वाक्य के शुरुआत में भी हो सकता है, सॉरी, जो वर्ब हमारा है वो सब्जेक्ट से पहले भी हो सकता है और सब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है। हो सकता है इमीडिएट बाद हो, या हो सकता है कि 2-4-5 शब्दों के बाद हो, कहीं भी हो सकता है। तो आपको सेंस के मुताबिक समझना पड़ेगा कि किसके के लिए कौन कौन आया है। तो आइए एक एग्जांपल जरिए समझते हैं इसे हम। बताइए यहां पे वर्ब क्या है? आर, मतलब क्या? बिफोर या आफ्टर? बिफोर आया कि नहीं आया? बिफोर के बहुत कंडीशन है, बिफोर में ही सबसे ज्यादा समस्या आएगी आपको। आफ्टर का एग्जांपल तो जानते हैं आप। यू आर अ फिलैंडर। फिलैंडर भी होता है और फिलैंडरर भी होता है। अब बताइए यहां पे जो वर्ब है आर, सब्जेक्ट के पहले या सब्जेक्ट के बाद? सब्जेक्ट के बाद है, बिल्कुल। फिलैंडर किसको कहते हैं? आसाराम को। मैंने बताया भी था कि हमारे जो अभिनय जी थे, मैथ पढ़ाते थे, नहीं है भी, तो उनको चूंकि क्लास में जिस प्रकार की वो हरकत करते थे, मैंने उनका नाम क्या रख दिया था? फिलैंडर। अभी जब मिले थे तो मैंने उनको याद दिलाया कि जब वो मुझे कॉल किए, ट्रेन में थे, उनका सर मैं ट्रेन में था, अभी जब बात हो रहा था ट्रेन, जब वो ट्रेन में थे, बोले सर कमाल हो गया सर, जो आपने सर मेरा नाम रख दिया था फिलैंडर, वही शब्द आ गया एग्जाम में, मेंस में। और इतने खुश थे और कहा कि सर अंग्रेजी में करीब 150 के आसपास नंबर आए थे। बोले सर अंग्रेजी तो हम जितना क्लास में पढ़ाया ना सर उतना ही पढ़ते थे, घर में कभी नहीं पढ़ते थे घर में क्या? मैथ्स। और मैथ्स में मजा आता, मैथ्स ही पढ़ते थे हम। अंग्रेजी हमने क्लास में जितना पढ़ा उतना ही पढ़ा, बाहर नहीं पढ़ा। उसके बाद समझिए कि उन्होंने करीब 150, 140, 150 के बीच में मुझे लगता है और नंबर लाए होंगे। तो उन्हीं का नाम मैंने लिखा था फिलैंडर, तब से ये शब्द हमें भी याद हो गया। यू आर अ फिलैंडर, यू आर अ, इसमें क्या हो गया? ये हो गया हमारा बिफोर द सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? तो ये तो छोटा छोटा एग्जांपल देख के बता रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन जब केस थोड़ा सा सेंटेंस डिफिकल्ट होगा तो आफ्टर बिफोर में उलझ जाएंगे हम लोग। लेकिन यही चीज हम सीखेंगे आगे चल के। अब हमने कहा सी पॉइंट में चर्चा क्या किया? देयर मे बी अ वर्ड, देयर मे बी अ फ्रेज, देयर मे बी अ क्लाउज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द
ऑब्जेक्ट। जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल, क्या लिख दिया? तो हमने क्या लिखा था? वर्ब ही तो, अभी क्या बोल दिया? ऑब्जेक्ट नहीं, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में या तो एक शब्द आ जाएगा या तो फिर क्या आ जाएगा? फ्रेज आ जाएगा या फिर क्लाउज आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे शी ऑलवेज, अब ऑलवेज वर्ब है क्या? बताओ, ऑलवेज वर्ब है? नहीं है ना। शी ऑलवेज कम्स, शी ऑलवेज कम्स लेट। अब यहां पे देखो, अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक वर्ड आ गया ना, आ सकता है, फिर भी इस वर्ब का संबंध किससे है? शी से है, क्योंकि एक वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर या सेंस है। यहां पे आने का जो काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है? शी। कौन कर रहा है? शी हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर हमने क्या कहा कि इसके बीच में एक फ्रेज भी हो सकता है ना, सी का नंबर 1 है शी। नंबर 2 क्या था इसके बाद? देयर मे बी अ वर्ड, देयर मे बी अ फ्रेज। जैसे रीना along with her friends, Reena along with her friends has left India for good, हमेशा के लिए। छापी छप गया है। अब देखिए वर्ब है, वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट, एंड दोनों के बीच में भी कभी वर्ड कभी फ्रेज आ सकता है। जैसे द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब देखो यहां पे इज किसके लिए? टेबल के लिए है? नहीं, किसके लिए है? बुक के लिए है ना। यानी ऑन द टेबल ये क्या बन गया? फ्रेज बन गया, जो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट और वर्ब चिपक के बैठे। हो सकता है कभी कभी दूरियां भी आ जाएं और बीच में कुछ लोग भी आ जाएं। जैसे हमारी जिंदगी देखो, ग्रामर भी हमने ही बनाया है। जो हमने बनाया तो जो हमारा आम जिंदगी में होने वाली घटना है ना, वही ग्रामर में दिखता है और कुछ बाहर चीजें। हमें अंग्रेजी के रहन सहन को समझना है, हम ग्रामर को समझ जाएंगे। तो यहां पे 3 बातें मैंने की, वर्ड आएगा, फ्रेज आएगा और क्लाउज। द बॉय हु लिव्स देयर, ये क्या बन गया? ये क्लाउज बन गया, ये क्लाउज बन गया। द बॉय हु, ये क्वालिफाइंग क्लाउज है, ये एडजेक्टिव क्लाउज है, ये नाउन क्लाउज नहीं है। द बॉय हु लिव्स देयर इज माय ब्रदर। अब आफ्टर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वर्ब सब्जेक्ट के आफ्टर आएगा, बाद आएगा। बिफोर किस कंडीशन में आएगा? बिफोर द सब्जेक्ट, वो भी थोड़ा सा एक डिस्कस कर ले। बिफोर द सब्जेक्ट कोई बच्चा है बताएगा यहाँ पे कि, और घबराना मत कि मैंने उल्टा बोल दिया तो क्या हो जाएगा। गलत बोलोगे तो और हम आपके साथ हो जाएंगे।
कहां से आवाज आ रही है? मुंह बंद है तो। एम आई योर फादर, बिल्कुल ये भी सही है। देखिए, आप सब लोगों ने बिल्कुल सही कहा। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने कहा, किसी बच्चे ने कहा इन्वर्जन। तो आप सब जान के खुश होंगे कि सारे बच्चे बिल्कुल सही कहा है। और इसको एक ही शब्द में अगर निपटाना हो तो उस मुन्ने की बात से कहा जा सकता है। शुभ नाम क्या आपका? सागर। सागर जी ने कहा इन्वर्जन। और आप लोगों ने भी सुना होगा, अगर आप पढ़े हो मुझसे तो इन्वर्जन के बारे में आपने सुना होगा। इन्वर्जन के कंडीशन में, इन्वर्जन के कंडीशन में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को, सॉरी वर्ब को सब्जेक्ट से, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन का डेफिनेशन ही है। और इन्वर्जन दो चीजों के लिए होता है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और एक एडजेक्टिव एडवर्ब को एम्फसाइज कर, जोर डालने के लिए। यानी बिफोर द सब्जेक्ट का जो कंडीशन है वो इन्वर्जन है। हालांकि इन्वर्जन हम यहां पे पढ़ते हैं क्या? इन्वर्जन सब्जेक्ट वर्ब पढ़ते हैं या फिर एडवर्ब में पढ़ते हैं? हम लोग एडवर्ब में पढ़ते हैं। तो इन्वर्जन हम आपको वहां पढ़ाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए इन्वर्जन की जानकारी जितनी जरूरी है हम यहां पे जरूर जानेंगे। तो इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। और इन्वर्जन का दो मकसद है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, ये भी इन्वर्जन ही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा है एम्फसाइज करना, एम्फसाइज द एडजेक्टिव या एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज में दो तीन शब्दों का समूह हो जाएगा, एडवर्ब का काम करेगा, बस हो गया। एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव दो तीन शब्द हो, एडजेक्टिव पे काम करे। और एडवर्बियल फ्रेज वो हो गया जो दो तीन शब्द हो और एडवर्ब का काम करे। फ्रेज में दो तीन शब्दों का समूह। एम्फसाइज द एडजेक्टिव, एम्फसाइज एडवर्ब एंड एम्फसाइज द एडवर्बियल फ्रेज। अभी एग्जांपल जरिए समझेंगे। यही एक कंडीशन है, इन्वर्जन ही एक कंडीशन है जहां पे मुन्नी हम सब्जेक्ट के पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट के पहले वर्ब रखते हैं। बाकी कंडीशन में हमेशा वर्ब आएगा क्या? सब्जेक्ट के बाद आएगा। लेकिन यह मत सोच लेना कि इमीडिएट बाद में आएगा। हो सकता है सब्जेक्ट के बाद एक वर्ड आ जाए, या फिर फ्रेज आ जाए, या फिर कोई क्लाउज आ जाए, यही तीन आएंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला शब्द तो नहीं है, कहीं कोई क्लाउज तो नहीं है, कहीं कोई फ्रेज तो नहीं है। अगर है तो उसके बाद देखो वर्ब कौन है। छप गया सब? एग्जाम्पल लिखे हम लोग। इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल वहीं देना।
छापिए, फिर समझते हैं इसे। छप गया? कृत कृत अभ्यास से जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जावत शिल्पर परत निशान। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, वेयर डज शी लिव इन इंडिया। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। बिफोर द सब्जेक्ट ग्रेट आर द, यहां से हमने जो तीनों एग्जाम्पल जो लिखे हैं ये इंफेसाइज करने के लिए लिखा गया है, इंफेसाइज करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें एडजेक्टिव को इंफेसाइज करना होता है, कभी कभी हमें एडवर्ब को इंफेसाइज करना होता है। तो स्वाभाविक है जिसको इंफेसाइज करना हो उसको क्या करना होगा, उसको हमें आगे रखना होगा। जिस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देना है उसको अपने से आगे रखना है। तो उसके भी नियम कानून है, आपको जिस भी शब्द को इंफेसाइज करना है वो वाक्य के शुरुआत में आप जरूर रखिए, लेकिन फिर वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जैसे मैं हमेशा लेट आता हूं, आई ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आए हो, यू हैव ऑलवेज कम। अब यहां पे ऑलवेज को इंफेसाइज करना हो तो उसको बीच में नहीं, हम आगे देखेंगे। क्या कहेंगे, ऑलवेज, ऑलवेज हैव यू कम लेट, ऑलवेज हैव यू कम लेट, ऑलवेज हैव यू कम लेट, ऑलवेज हैव यू कम लेट। ये वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे ऑलवेज को हमने क्या किया, इंफेसाइज कर दिया। एक मुन्नी बाबरा कर रही है अपने खसम को कि मैं ससुराल जा रही हूं, कभी नहीं आऊंगी, तो ये खुश हो रहा है अंदर अंदर। तो मुन्नी और इंफेसाइज करते हुए कहती है कभी नहीं, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। तो नेवर, या तो एक ऐसे भी कह सकते थे आई विल नेवर कम बैक, आई विल नेवर कम बैक, या फिर कहेंगे नेवर विल आई कम बैक, नेवर विल आई कम बैक, नेवर विल आई। यहां पे नेवर को हमने क्या किया, एम्फेसाइज किया। नेवर को हमने क्या किया, एम्फेसाइज कर दिया। जब नेवर को एम्फेसाइज किया तो वाक्य शुरुआत में आया, और वाक्य शुरुआत में आया तो सब्जेक्ट से पहले क्या आया, वर्ब आया। सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, वर्ब। तो उसी प्रकार हमें ग्रेट को एम्फेसाइज करना था। किसको करना था, ग्रेट को। एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, ग्रेट आर द थॉट्स ऑफ मिस्टर गांधी, ग्रेट आर द थॉट्स ऑफ मिस्टर गांधी। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट कौन है, थॉट्स है, क्या है, थॉट्स है, और ग्रेट एडजेक्टिव है। ग्रेट को इंफेसाइज करना था। मैं आऊंगा आपको मार्कर बेचने के लिए, तो मैं नहीं कहूंगा भाइयों बहनों दिस मार्कर इज एक्सेलेंट, दिस मार्कर इज, हम शुरुआत करेंगे किससे, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट इज दिस मार्कर, एक्सेलेंट। तो सुनने वाला भी ज्यादा प्रभावित होगा, अट्रैक्ट होगा किस शब्द के प्रति, एक्सेलेंट। उसी प्रकार इसको ऐसे भी कह सकते हैं द थॉट्स ऑफ मिस्टर गांधी आर ग्रेट। लेकिन जब ग्रेट बोलेंगे शुरुआत में तो कहते हैं ना, जो इंट्रोडक्टरी बातें हो भाषण में, जब इंट्रोडक्टरी बातें होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज, तो जो पहला शब्द है ना वही इंप्रेशन बना देता है। ग्रेट आर द थॉट्स ऑफ मिस्टर गांधी। हमारे एग्जाम में हुआ था ग्रेट इज, कुछ बच्चे समझ लिए थे कि वर्ब की सब्जेक्ट क्या है, ग्रेट है, लेकिन सब्जेक्ट ग्रेट नहीं था। ग्रेट तो शुरू में आया था ताकि इसको इंफेसाइज किया जाए, सब्जेक्ट कौन था, थॉट्स। तो ग्रेट आर द थॉट्स। उसी प्रकार हार्डली एक एडवर्ब है, हार्डली डज शी लव मी, हार्डली डज शी लव मी, मतलब वो मुझे प्यार नहीं करती। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकते, शी हार्डली लव्स मी, शी हार्डली लव्स मी। हम इस बात को अभी हार्डली यार, हार्डली, हार्डली डज शी लव मी,
हार्डली डज, हमने हार्डली को कभी नहीं, मुश्किल से ही वो मुझे प्यार करते। मुझे नहीं लगता कि कभी उसके कोई शब्दों में भी मेरे लिए मोहब्बत दिखा हो। एक्शन की तो बात ही मत करो, शब्दों में भी नहीं दिखा है। क्या मिस्टर हुडा? तो हार्डली डज शी लव मी। अब देखिए हमने कहा एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज मतलब होता है दो तीन शब्दों का समूह। अब दो तीन शब्दों का समूह अगर एडजेक्टिव का काम करेंगे तो एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे, एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे, और दो तीन शब्दों का समूह नाउन का काम करेगा तो नाउन फ्रेज है। तो ये दो तीन शब्द है, लेकिन एडवर्ब ये प्लेस बता रहा है कहां। वे वर्ब, वेयर प्लस वर्ब से जो आंसर था, वेयर प्लस वर्ब से जो आंसर आएगा वो एडवर्ब बन जाता है। तो कहां रहता है वो? फार फ्रॉम, यहां से बहुत दूर। तो चूंकि एक शब्द नहीं है बल्कि तीन शब्द है, यानी ये बन गया फ्रेज, और फ्रेज में किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। तो फार फ्रॉम हेयर लिव्स योर डक डायमंड, यहां से बहुत दूर रहती है कौन? तुम्हारी डक डायमंड, मतलब गर्लफ्रेंड। तो अब देखा आपने यहां पे ये वर्ब आया, सब्जेक्ट कौन है? डक डायमंड, बिफोर द सब्जेक्ट। यहां भी क्या गया? बिफोर द सब्जेक्ट। यहां भी क्या गया? बिफोर द सब्जेक्ट। यहां भी क्या गया? तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन में ही होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन में, या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लो, या एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, या एडवर्बियल फ्रेज को एम्फेसाइज कर लो। उन दो कंडीशन में क्या आएगा? सब्जेक्ट के पहले आएगा, अदरवाइज वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। और हो सकता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कभी एक शब्द, कभी एक फ्रेज, तो कभी एक क्लाउज आ सकता है। तो वो अब बनाते बनाते समझ में आएगा सब्जेक्ट कौन, वर्ब कौन, कहां है वर्ब। तो ये सब्जेक्ट वर्ब का पोजीशन था। ये मैंने पहली बार आपको बताया कि वर्ब का पोजीशन भी आपको ध्यान में रख के आइडेंटिफाई करना है आपको। ये नहीं कि सब्जेक्ट के बगल में जो दिख जाए वही क्या बन जाएगा। जैसे अक्सर बच्चा ऐसा करता है कि देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल, देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल इन द रूम। अब यहां पे देखो देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल। अब बच्चा कोई इस बात का अगर आइडिया नहीं है, जब भी बनाओ ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट भी कहीं हो सकता है और वर्ब भी कहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो बगल में हुआ सामने है उसी को मान लिया, बिल्कुल नहीं। ये बात तो दिमाग में रख के ही अब बनाना है कि कई वाक्य में सब्जेक्ट के बाद आने वाला शब्द वर्ब है, और वर्ब अगर है तो वाक्य में वो वर्ब उसके लिए आया है। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो ये शब्द है और इसके बाद ये वर्ब है, तो क्या ये इसके लिए है? क्या किसके लिए है? अ बॉय एंड अगर ये बात समझ में आ गई कि इज देयर के लिए नहीं, अ बॉय एंड अ गर्ल के लिए आया है, तो कभी इज लिखोगे, क्या लिखेंगे हम? आर लिखना है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में आपको रखना है। अब बात करते हैं हम अग्रीमेंट कितने प्रकार के। सब्जेक्ट के बारे में बता दिया आपको कि सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता नहीं होता है, सब्जेक्ट का हिंदी उद्देश्य, और सब्जेक्ट के पोजीशन पे कभी कर्ता तो कभी कर्म आ जाता है, और जिसके लिए वर्ब आएगा वही उस वाक्य का सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट का पोजीशन कहीं भी हो सकता है, और नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट, चाहे वो वर्ब आईएनजी हो, चाहे वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, द प्लस एडजेक्टिव हो, नाउन क्लाउज, नाउन फ्रेज हो, ये सब सब्जेक्ट बन सकते हैं। और व्हाट प्लस वर्ब और हुम प्लस वर्ब से हम पहचान किसी कर सकते हैं? सब्जेक्ट की पहचान हम कर सकते हैं। फिर वर्ब में बताया कि वर्ब दो प्रकार के होंगे। अगर नंबर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान में रखा जाए तो दो प्रकार का होगा, सिंगुलर और इज, वॉज, डज, हैज सिंगुलर, और आर, डू, वर, हैव ये हो गया प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और एस, गो सिंगुलर, ये प्लूरल, गो हो गया प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर। देखो नाउन को, अच्छा क्या मेरे माइंड में आ गया मैं बता दूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और क्लास के बाद पूछते हैं। नाउन में एस और एस लगा के क्या बनाते हैं? प्लूरल बना देते हैं। और वर्ब में एस और एस लगाकर क्या बना देते हैं? हम सिंगुलर बना देते हैं। जैसे कि टेबल सिंगुलर या प्लूरल? बना दो इसका प्लूरल, टेबल्स। बॉय, बॉयज क्या बना? प्लूरल बन गया। एस लगते ही नाउन हो गया प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस और एस लगा के क्या बना देते हैं वर्ब को? सिंगुलर। गो, गोज, गोज क्या हुआ? सिंगुलर। कम्स, कम्स क्या हुआ? सिंगुलर या प्लूरल?
सिंगुलर, टीचेज, अराइव्स, लव्स, रन्स, वॉक्स, वॉक, वॉक हो गया, ये तो वही है, चिड़िया उड़, मैना उड़, गाय उड़। ध्यान दीजिएगा, गो क्या, गो प्लूरल, कम तो मुंह से जो निकल जाए ना वो समझो प्लूरल, और जिसको बनाना पड़े वो सिंगुलर। अब आई बात करते हैं अग्रीमेंट की, कंकर जिसे कहते हैं हम ग्रामेटिकल भाषा में, अग्रीमेंट। एक गाना है, रब्बा रब्बा अग्रीमेंट हो गया, परमानेंट हो गया। मेरा बस चले ना, अगर मुझे मौका मिला देश के संविधान में घुसकर कुछ छेड़छाड़ करने का, तो मैं एक बार फिर से बाल विवाह शुरू करता हूं। मतलब अब क्या है कि अब मैं 10-12 साल में, 10-12 साल क्या कि 12-15 साल का जब मैं था, तब भी मैं इतना अंदर से डरा हुआ था कि कोई मुझे खरीद के ले जाएगा, मुंबई में भीख मंगवाएगा मुझसे। कहीं भी ट्रेन में जाता तो ये डर लगने लगता, मम्मी पापा से बाहर कहीं जाते ही नहीं हम, इतना मतलब हम डरे थे 10-15 साल में। आपको लगता है 10-15 साल का बच्चा आज का कैसा होगा? पूरा ट्रेन को बेच देगा अगर पहुंच गया ट्रेन में तो। अब बच्चा का मेंटल एज है ना बहुत ज्यादा हो गया है, शरीर है मतलब उसका जो क्रोनोलॉजिकल एज जो है 10 साल है, मेंटल एज उसका 30 साल के जैसा है। 10 साल का बच्चा 30 साल के जैसा सोचता है, तो स्वाभाविक है अब चीजें वगैरह, अगर अब 10 साल में ही अगर शादी ब्याह हो जाए ना तो 12-15 साल में बच्चा निपट जाएगा, समझ जाएगा कि जिस चीज के लिए इतना प्रयास था, अब बाकी 15 साल के बाद वो अपने लाइफ का वो चीज जी के जाएगा, वो देकर जाएगा ना जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या है, यहाँ तो 45 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 35 साल में शादी ब्याह ही होता है, और उसके बाद फिर जब 40-45 साल आता है तो फिर पता चलता है कि अब कुछ संभव ही नहीं है। अब तो गांधी जी इतने महान क्यों बने? बाल विवाह हुआ था। तो जाइए अब देखिए, महान लोगों के पीछे बाल विवाह का बहुत योगदान रहा है। करवा रहे हैं अभी आप लोग के मम्मी पापा से लेंगे हम नो क्या कहते हैं उसे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके या सामूहिक बाल विवाह करवाएंगे आप लोगों का, जपनाम वाला। सही बात है। मोदी जी का बाल विवाह हुआ था, बिल्कुल सही बात। यशोदा बेन तो बेचारी बहनी बन के रहेगी जिंदगी भर। सबसे ज्यादा न्याय हुआ उनके साथ। न विधवा की जिंदगी जी रही, न सुहागन की जिंदगी जी रही है। अच्छा एक चीज बताइए आप, बेस्ड ऑन फॉर्म और ग्रामर, अगर मोदी जी के साथ जसोदा बेन अगर 7 CR में अगर रही लेती तो क्या आज उतना सेवा नहीं कर पाते जितना आज कर पा रहे हैं? क्या उतना देश के लिए नहीं दे पाते कुछ? मतलब उनकी शक्ति इतनी कमजोर है, उनकी आत्मशक्ति इतनी कमजोर है कि एक लुगाई के साथ में आने से लूट जाएगा सब कुछ। तो यानी मोदी जी शादी जैसे प्रथा के खिलाफ हैं। वो जानते हैं कि शादी से इंसान कमजोर हो जाता है।
मोटा भाई, ये बात सही कह रहे हैं आप, मोटा भाई से डरते हैं। हमारा मोटा भाई तो अच्छा कर रहा है, देखो सुंदर बच्चा है, उसका क्या नाम है? जय शाह। जय शाह बीसीसीआई के वो, यहाँ पे परिवारवाद नहीं है। खट्टर जी को भी देखिए, उनको धरती पे दोबारा आना पड़ेगा, भगवान पूछेगा इतनी सारी चीजें थी। नमस्कार रावणी जी, नमस्कार। इतनी सारी चीजें थी, देखो मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा ना जब तक सांसारिक चीजों को आप भोग करके मुक्त होके नहीं जा रहे हो। भगवान बोले कि बहुत सारी चीजें तुम आधा अधूरा छोड़ के आओ, पुनः मुस्को भव, दोबारा जाओ, हिंदुस्तान जाओ या फिर कहीं और जाओ, जाना पड़ेगा दोबारा। जो चीज जिसने 100% जीवन को जी लिया वही मुक्त हो गया। 100% जिस दिन जी के जाओगे फिर दोबारा नहीं आओगे, फिर वहीं रह जाओगे रंभा और मेनका के बीच में, तो फिर लौट के आना। खट्टर साहब जरूर लौटेंगे। नोशनल अग्रीमेंट और फॉर्मल अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट दो तरीकों से होता है, एक मीनिंग के आधार पे और एक ग्रामर और फॉर्म के आधार पे, जो हम आज नहीं बल्कि कल हम जानेंगे। और कल हम सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही पढ़ेंगे, वो हम वोकैब की क्लास नहीं करेंगे, ताकि बहुत सारी बातें हैं जो कल बतानी है आपको। तो कल सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चलेगा, कल की क्लास आप मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मिस कर जाएंगे। आप आए, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पटना वाले बच्चों को भी बहुत बहुत नमस्कार, रोहतक वाले बच्चों को भी बहुत बहुत नमस्कार। पटना बोरिंग रोड या फिर हमारी बात हो गई है, पटना वाले बच्चे आराम से बैठ के पढ़िए, आप लोग चिंता मत कीजिए। और ऑनलाइन से जुड़े सारे तमाम बच्चों को इंक्लूडिंग हिंदू जी बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट एंड टेक केयर। मैं ख्याल रखिएगा सब।